देखो बच्चों, अब इसमें हम ये समझने जा रहे हैं कि फोर्सेस जो होते हैं वो मोशन को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो चैप्टर या टॉपिक का नाम ही है हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। किस तरीके से मोशन में अगर कुछ बदलाव आता है, मोशन में अगर कुछ बदलाव आता है तो वहां पे जो फोर्स वो चीज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि बदलाव बिना फोर्स के नहीं आता। ध्यान से समझो बात को। कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, कोई बॉडी, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी का ही इमेजिनेशन आप देखो, इसको इस तरीके से सोचो कि अगर एक गाड़ी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल कार में आप लोग बैठे हो, वो एक सीधे रास्ते पे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, मोशन में है। अरे यस और नो? यस सर। लेकिन अब मैंने चाहा कि यार मेरे को एक लेफ्ट टर्न लेना है। कार को उसकी खुद की बुद्धि या दिमाग है कि वो खुद से अपना लेफ्ट टर्न ले लेगी, या मेरे को अपने मस्कुलर फोर्स का इस्तेमाल करते हुए पहले उस स्टीयरिंग को मोड़ना पड़ेगा। वो स्टीयरिंग में घुमाऊंगा तो उस कारण से कुछ मैकेनिक्स लगा हुआ है, वहां पे कुछ मैकेनिज्म लगा हुआ है कार के स्टीयरिंग व्हील का जो कनेक्शन है गाड़ी के पहियों के साथ, जिस वजह से जैसे हम स्टीयरिंग घुमाते हैं उसके रिस्पेक्ट में गाड़ी के पहिए भी घूमते हैं और गाड़ी टर्न ले लेती है। और यस और नो? तो जाहिर सी बात है, गाड़ी अपने आप से तो टर्न नहीं ली, मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। और यस और नो? तो भाई साहब, आपने मोशन में कुछ बदलाव लाया, गाड़ी सीधी चल रही थी, आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। देयर इज अ चेंज इन मोशन, राइट? और ये जो चेंज है ये आया फोर्स अप्लाई करने की वजह से। चलो टर्न की बात थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है, इससे आसान एग्जांपल देता हूं। गाड़ी तेज चल रही है, उसको मुझे स्लो करना है। जब गाड़ी की मोशन जो है, मोशन यानी कि गाड़ी मूव कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी। अरे यस और नो? उस स्पीड के कंपैरिजन में अगर मुझे थोड़ी स्पीड अपनी घटानी है, कम करनी है, तो मैं क्या करता हूं भैया, अपने को ब्रेक अप्लाई करने पड़ते हैं। ब्रेक के ऊपर, ब्रेक पैडल के ऊपर जैसे मैं पैर रखता हूं, या अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो उसके ऊपर जैसे हम हाथों से लेवर प्रेस करते हैं ब्रेक का, तो भाई साहब कुछ फोर्स एक्ट होता होगा पहियों के ऊपर, जिस फोर्स के कारण से मैं बोलूंगा, जिसको रिटार्डेशन हमने एक्चुअल में पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में, वो जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है गाड़ी की, वो कम हो जाती है। अरे यस और नो? तो उस फोर्स को लगाना पड़ा ना, उस मोशन की ऊपर कुछ बदलाव लाने के लिए, उस मोशन को अफेक्ट करने के लिए। अरे यस और नो? तो भाई साहब सीधी बात, नो बकवास, कि मोशन में अगर कोई भी चेंज लाना है, फिर चाहे वो रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराना हो, या मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रुकाना हो, या उनके स्पीड में बदलाव लाना हो, या उसकी डायरेक्शन चेंज करना हो, इसके अलावा और भी 10 तरीके की बातें, किसी भी तरीके का बदलाव अगर मैं मोशन में लाना चाहता हूं तो एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, और वो है फोर्स। बोलो क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। से एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या लिखा? हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। ठीक है, लिख लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे फिर एक बार, बस चैप्टर का नाम लिखा, और कुछ मत लिखो, मैं बाकी में सिखाता हूं। हाँ ठीक है। तो अभी जितनी बातें मैंने आपसे की उसमें आपको क्या समझ में आया? उसमें आपको समझ में आया कि भैया कैसे फोर्स मोशन को अफेक्ट करता है। वेलोसिटी बदलने के लिए भी वही है, डायरेक्शन बदलने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, या कोई और तरीके का बदलाव अगर मुझे अपने मोशन में करना है तो उसके लिए मुझे एक ही चीज चाहिए, और वो है एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या चाहिए? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अब सुनो, मैं मेजर करना चाहता हूं कि फोर्स एग्जैक्टली क्या होता है, कितना होता है। ओके, तो न्यूटन भाई साहब जो है इसको अपने सेकंड लॉ में समझाते हैं, फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन F इक्वल टू ma। अब इस चैप्टर में हमें न्यूटन के तीनों लॉज भी पढ़ने हैं, ठीक है। हालांकि मैं ये आपको पहले किसी लेक्चर में पहले से पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे पुराने थे उनको पता होगा, मैंने न्यूटन के सभी लॉज वगैरह पहले से डिस्कस कर रखे। ओके, फिर भी कुछ बच्चे नहीं थे मेरे ख्याल से, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता, शॉर्टकट में इसे एक बार कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब के 3 लॉज आपको बताए। सबसे पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं बेटा? है कोई जो पूरा लॉ बता के दिखाएगा एज इट इज?
मोहित, यस प्लीज. Sir, when an object in motion will remain in motion. When an object in हाँ, बता. object in rest will remain at rest. हाँ. When an object in uniform motion will remain at motion until and unless an external एंड द सेम डायरेक्शन भी, हाँ ये भी याद रखो. उसी मोशन में, उसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ उसी डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा. until unless an external unbalanced force is acted upon it. अरे ये सर नो समझा देता हूँ क्या बोल रहा है जिसको समझ में नहीं आया. अगर भाई साहब ये पेन है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रख दिया, अब मैं चला गया 10 साल यूएसए. ओके, पूरा कोचिंग बंद करके यहाँ पे लॉक लगा के, कोई नहीं आएगा कोचिंग 10 साल. 10 साल बाद हम सब आए, हमने देखा जो पेन यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ से कोई लेके जाएगा क्या? यहीं पे रहेगा. आज मकड़ी के जाले लग चुके होंगे हर जगह पे, वो बात अलग है. धूल बैठ गई होगी, वो बात अलग है. लेकिन पेन अपनी जगह बदलेगा क्या भैया? पेन क्या, कोई भी चीज जो जहाँ पे रखी जाती है वो कभी भी अपना जगह नहीं बदलना चाहती. वो अपनी जगह सिर्फ तब और तब बदलती जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है. If anything is in rest, it will try to remain in rest. वो रेस्ट पे ही रहने की कोशिश करेगा. सर ऐसे कैसे भैया? जो चीज आप देखते हो कि अगर मूव करती है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक का जो पन्ना है, अभी आप देख रहे हो ऐसे उड़ रहा है ना, उड़ रहा है ना नोटबुक का पन्ना. देखो श्रावणी के नोटबुक का पन्ना ऐसे उल्टा हो गया है कि नहीं? उसके बगल वाले में जो है शर्वरी के पेज के जो बुक के पेजेस है वो भी ऐसे उड़ रहे हैं. दिख रहा है सबको? Yes, sir. बाकी के आप दोनों के तो उड़ रहे हैं, पंखे के एग्जैक्ट नीचे बैठे हो ना आप लोग. तो क्या हम ये बोलेंगे कि सर हमने बुक के ऊपर तो कोई फोर्स लगाया ही नहीं? मैंने बुक के ऊपर कोई फोर्स, तो पन्ना तो सर मूव कर रहा है, मतलब बिना फोर्स की भी चीजें मूव कर सकती. क्या सबको ऐसे ही लगता है? भैया फोर्स लग रहा है, बस आपले आंखों को दिख नहीं रहा. अपने आंखों को कैसे दिखेगा? क्योंकि वो फोर्स हवा की वजह से लग रहा है. हवा दिखती है क्या? लेकिन फोर्स तो लग रहा, फोर्स तो लग रहा है. वो फोर्स इतना इनफ नहीं है कि हमें मूव करे, लेकिन इतना इनफ है कि पन्ने को उड़ा सकता है. अरे यस और नो? इस चीज को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. किसी भी चीज की जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है उससे ज्यादा अगर फोर्स की वैल्यू हो जाए तो वो चीज मूव कर जाती है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये बेंच को यहाँ पे खींचना चाहता हूं तो मैं ऐसा क्या एक चौथी का बच्चा जो आके इसको आराम से खींच लेगा? नहीं ना. और मैं खींचूंगा तो, क्योंकि उसका फोर्स उतना इनफ नहीं है जो इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए, लेकिन मेरा फोर्स उतना इनफ है कि इसके फ्रिक्शन को मैं ओवरकम कर सकता और इसको मूव करा सकता. तो ये भी मैटर करता है. जैसे अगर मैं इस दीवार के ऊपर जोर लगाऊं तो ये दीवार हिल रही है क्या? बुलडोजर लाऊंगा तो अतिक्रमण महानगर पालिका देखा सब गए, क्योंकि उसमें मेरे से कई ज्यादा गुना, लाख गुना, हजारों गुना ताकत ज्यादा है. अरे यस और नो? लेकिन क्या ऐसा है कि मैंने फोर्स लगाया और मोशन हुई नहीं? भैया मैंने फोर्स लगाया, दीवार मूव की क्या? मतलब ऐसा होता है कि फोर्स लगाया और मोशन हुई? ऐसा कभी नहीं होता बेटा. दीवार भले ही नहीं मूव की, मैं तो पीछे हट गया. समझ रहे हो? दीवार नहीं मूव, लेकिन फोर्स कभी वाया जाएगा. फोर्स लगाओगे मोशन तो दीवार की नहीं, मेरी हो गई, मैं पीछे चला गया, दीवार नहीं पीछे गई. आते उसके ऊपर भी आते. सुनो अभी ध्यान से, कोई चीज अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, वो मूव करना नहीं चाहती. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता या कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता. सर ये एक्सटर्नल फोर्स की बात हमें समझ आती है, सर हमको ये अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं समझ में आता. ये क्या है जरा समझाओ. चलो एक काम करते, अनबैलेंस्ड फोर्स को समझने पहले बैलेंस फोर्स को समझ लेते. अनबैलेंस अपने आप समझ में आ जाएगा. चलेगा? अरे यस और नो? देखो इसके लिए भी मैं इस टेबल का ही एग्जांपल लेना चाहता हूँ. ये नोटबुक, ये टेक्स्ट बुक, बड़ी प्यारी सी बुक मैंने यहाँ पे रख दी. ठीक है, अब ये नोटबुक यहीं पे है, अब ये नोटबुक जो है, टेक्स्ट बुक जो है यहीं पे है. आप मुझे बताओ क्या ये टेक्स्ट बुक नीचे नीचे जा रही है? क्या टेक्स्ट बुक ऊपर ऊपर जा रही है? एग्जैक्ट जिस हाइट पे फिलहाल वहीं पे रहेगी. एग्जैक्ट जमीन से लेके जिस ऊंचाई पे है क्या वहीं पे रहेगी? क्या इसमें कोई दोहराई? ये बात सबको समझ में आती? अब बेटा क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितना फोर्स ये नोटबुक या टेक्स्ट बुक नीचे की तरफ लगा रही है उतना ही काउंटर फोर्स बेंच उसके ऊपर लगा रहा है? चलो बेंच में नहीं समझ आ रहा, मेरे हाथों को देख लो ध्यान से. ये मेरे हाथ, मैंने इस नोटबुक यहाँ पे पकड़ा, मैं ऊपर करूँ तो ऊपर चली गई,
नीचे करो तो नीचे आ गई, और यहीं पे पकड़ा रहूं तो, अरे यस और नो, अच्छा हाथ हटा दो तो क्या ये बुक नीचे आना चाहती है लगातार? क्योंकि ये ग्रेविटी के प्रेजेंस में, और ग्रेविटी कैसे काम करती है मैंने अपने लास्ट लेक्चर में समझा रखा। अरे यस और नो, क्या वो भी भूल गए? भाई साहब ग्रेविटी की प्रेजेंस में है तो ये लगातार इसके ऊपर कुछ एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। फोर्स, ये फोर्स वो बनता है m इंटू ए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, यानी कि mg इज द वेट, मास इंटू ग्रेविटी। बताया था कि नहीं मास और वेट के बीच में फर्क? तो इसके ऊपर कौन काम कर रहा है? मास काम कर रहा है कि वेट काम कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी के प्रेजेंस में है तो वेट एक फोर्स ही होता है। वेट क्या होता है? फोर्स ही होता है। तो ये बुक नीचे आना चाहती है, लेकिन मैंने इसको बराबर हाइट में मेंटेन करके रखा है। आप बताओ मैं इसको मेंटेन कैसे करके रख रहा हूं? क्योंकि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा। अब ध्यान से सुनना, दो चार एग्जांपल मिक्स करके कंक्लूजन देख क्या निकलेगा। ये तू आजा, यहां पे खड़ा है, ऐसे पकड़, खींच खींच। अब वो बात अलग है कि मेरे में थोड़ी सी ताकत इससे ज्यादा है, ऑफ कोर्स वो छोटा बच्चा है। महाराज आप अच्छे लग रहे हो वहां पे, खडप कर खाली बस सलमांडी घालून, त्याला उठायला 4 मिनिट लागते। खडप कर, इकडे बघ, फोर्स सांगतोय। हा, चापचूप करू नको, लक्ष दे, हे बघ ताकत लाव। खींच लिया बंदे ने, देख। अगर मैं टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच का खेल, यार सबने देखा है कि नहीं देखा, उसका एग्जाम्पल आपको बताऊं तो क्या जितना फोर्स तनय लगा रहा है उतना ही फोर्स मैं लगाऊं, लगा तनय, तो हम में से किसी की मोशन हो रही है क्या? लेकिन अगर तनय का फोर्स ज्यादा लग जाए मेरे से तो मैं इससे, और मेरा फोर्स अगर ज्यादा लग जाए तो तनय की, बेटा किस डायरेक्शन में जाओगे ये मैटर करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लग रहा है। अरे यस और नो, सुनना ध्यान से। हाँ, अब मैं जितना फोर्स इस बुक पे लगा रहा हूं वो मैंने एग्जैक्टली उतना ही लगाया जितना बुक नीचे लगा रही है, तो ये यहीं पे खड़ी रहेगी। बुक का फोर्स ज्यादा हो गया, मेरे हाथ का मैंने अपने आप कम कर दिया तो बुक नीचे जाएगी, और मेरे हाथ का बढ़ा दिया तो बेटा जब ये मूव नहीं करता है, मतलब सिर्फ यहीं पे, तब ये बैलेंस्ड फोर्स में। कैसा है? दिस इज अंडर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज अंडर इक्विलिब्रियम, फोर्स इज अंडर इक्विलिब्रियम। जैसे तनय और मैं खींचातानी कर रहे थे, तनय ने मान लो 10 न्यूटन फोर्स लगाया इस ईस्ट डायरेक्शन में, और मैंने भी 10 न्यूटन फोर्स लगाया वेस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन से इक्वल एंड अपोजिट, सुनो ध्यान से, इक्वल एंड अपोजिट हो तो ये कंडीशन में दोनों का फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन फोर्स के लिए मैटर करती है। क्या होता अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते तो 10 और 10 20 न्यूटन से खींच लेते। अरे सोनो, तो बेटा ध्यान रखो यहाँ पे, ये बात को पेन किधर गया, ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात को कि बैलेंस कंडीशन कब बनी? जब फोर्सेस इक्वल थे और अपोजिट थे। कैसे थे? इक्वल थे और अपोजिट, इसको बोलते इक्वल एंड अपोजिट। देन द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, देन दे आर अंडर इक्विलिब्रियम, देन दे आर अंडर इक्विलिब्रियम। यानी कि इसने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैंने भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर कोई मूव नहीं किया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मोशन 0 होती है, या हम इसको नेट फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेट फोर्स 0 होता है। आ रहा है समझ? तो जब मैं, अब इस बात को समझो, जब मैं इस टेबल पे इस बुक को रखा हूं और ये बुक कहीं पे मूव नहीं कर रही है, क्या मतलब इस टाइम पे इसको नेट फोर्स 0 होना चाहिए? Yes. नेट फोर्स कितना होना चाहिए? भाई साहब अगर बुक ज्यादा फोर्स लगाती बेंच टूट के नीचे चला जाता। इसके ऊपर गाड़ी रख दो, बेंच के ऊपर दो, ले लेगी वजन, टूट जाएगी ना, बेंच टूट जाएगा, कचुम्बर बन जाएगा उसका। अरे ऐसा नो, क्योंकि उससे फोर्स ज्यादा लगा रहा है वो गाड़ी, तो उस डायरेक्शन में मूव किया। आ रहा है समझ? दिस इज, और हम अपनी ताकत को चेंज कर सकते हैं, इसलिए अपन ऊपर भी ले जा पा रहे, नीचे भी ले जा पा रहे, ताकत कम कर बैलेंस भी कर पा रहे, फोर्स की वैल्यू को बदल रहे हैं अपन, है ना? अरे यस और नो? तो ऐसे बेटा जब फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यहाँ पे भी F लगा, यहाँ पे भी F लगा, मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन लगा, यहाँ पे भी 10 न्यूटन लगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स जो है, ठीक है,
नेट फोर्स एफ नेट ये टोटल 0 हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन को अपन इक्विलिब्रियम कंडीशन या तो बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो समझ पा रहे हो, बैलेंस फोर्स में चीजें की मोशन होती, इस कंडीशन में मोशन नहीं होती है, इस कंडीशन में मोशन नहीं होती है। मोशन तब होती है जब अनबैलेंस फोर्स हो। मोशन कब होती है? जब अनबैलेंस। भाई साहब जितने इंजन की ताकत है उतनी ब्रेक की लगा लोगे, गाड़ी मूव ही नहीं करेगी। जब ब्रेक नहीं लगाते हो, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाते हो मोशन के, ब्रेक करना यानी कि रिटार्डेशन यानी कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है ना, पहियों को आप पकड़ के रखते हो तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है कि नहीं? तो समझो इस बात को, हमें चाहिए अनबैलेंस फोर्स। चीजों को मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूटन भाई साहब पहले लॉ में बोलते हैं कि अगर कोई चीज रेस्ट पे रखी है तो रेस्ट ही रहेगी। कब तक? जब तक कोई इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करता। आ रहा है समझ? अनबैलेंस फोर्सेस जरूरी नहीं है सिर्फ हाथ से ही लगे, फोर्सेस किसी भी तरीके से लगते हैं। जैसे आपके बुक का पन्ना उड़ रहा था अभी, है ना, तो फोर्स हवा से लग रहा था बेटा। ओके, हवा की वजह से पन्ना उड़ रहा है, मतलब ये नहीं कि कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, कोई पर्सन आके उसको टच नहीं कर रहा, उठा नहीं रहा। हवा की वजह से फोर्स काम कर रहा है, जो उसके ऊपर लग रहा है तो वो मूव कर रहा है। फोर्सेस अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, मस्कुलर फोर्सेस, मैकेनिकल फोर्सेस, नॉन मैकेनिकल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ओके, उसके अलावा फिर और भी तरीके के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह बहुत तरीके के अलग अलग फोर्सेस को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। आगे की क्लासेस में आप करोगे भी, फिलहाल इतना समझो, फोर्स अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं होगा तो मोशन भी नहीं होगी। सिर्फ फोर्स इनफ नहीं है, कंडीशन समझो बैलेंस और अनबैलेंस की। बैलेंस फोर्स होगा तो मोशन नहीं होगी, दोनों बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अनबैलेंस फोर्स होगा तो मोशन होगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? फिर न्यूटन भाई साहब देखो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं रेस्ट पे जो चीजें हो तो रेस्ट पे रहेगी, लेकिन सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि रेस्ट वाली चीज को मूव कर रहे हैं तो फोर्स चाहिए। नहीं भाई साहब, जो चीज ऑलरेडी मूव कर रही है उसको अगर रेस्ट पे लाना है या उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है तो भी कौन चाहिए? फोर्स ही चाहिए। बोलते हैं इफ एनीथिंग इज रेस्ट इट विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट, but if anything is in motion it will also try to remain in the motion until and unless an external unbalanced force acts upon it। कोई चीज अगर मूव कर रही है तो वो भी तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस काम नहीं करते। आप साइकिल का पैडल लगाओ, ठीक है, वो आपके पैडल लगा लगा के आप पैडल घुमा के साइकिल का पहिया जोर जोर से घुमाओ, ठीक है, चलते जाओ, और थोड़ी देर बाद पैडल लगाना बंद कर दो, ठीक है, पैडल मारना बंद कर दो। क्या साइकिल रुक जाएगी तुरंत? भैया वो मोमेंटम में होती है, मोशन में होती है, अपनी मोशन में रहना चाहती है, रहती भी है, लेकिन कब तक? थोड़े डिस्टेंस तक चलती है, फिर स्लो हो के एक टाइम बाद आगे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत तरीके के अलग अलग डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो पहिया है वो रोड पे चल रहा है, हवा में नहीं। अरे यस और नो? मैं तो बोलता हवा में चलता तब भी फोर्स काम करता, क्योंकि हवा का भी खुद का एक फोर्स है। ओके, ड्रैग फोर्स, एनीवेज, फ्रिक्शन फोर्स, ड्रैग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, हम उसकी बात बाद में करेंगे। पहिया जो है उसका चाक जो है भैया वो चल रहा है रोड के ऊपर, रोड के और टायर के बीच में है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन यानी कि क्या? रिटार्डिंग फोर्स है, वो एक फोर्स ही है। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स है। और फ्रिक्शन मतलब, फ्रिक्शन का मतलब ही क्या है? फ्रिक्शन मतलब ऐसा फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। सुनो भाई साहब, फ्रिक्शन मतलब ऐसा फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और फिर जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन भले ही हमने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन रोड के और टायर के फ्रिक्शन है तो एक टाइम बाद साइकिल धीरे धीरे हो के रुकती है। मान लो मैंने रोड डिलीट कर दिया, ठीक है, रोड को सिलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, रोड डिलीट हो गया, और इमेजिन करो आपकी साइकिल हवा में चल रही है, और इमेजिन करते मैंने एयर को सिलेक्ट किया, एयर भी डिलीट कर दिया। जस्ट इमेजिन, थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और आपकी साइकिल चल रही है, मैंने पैडल लगाया, साइकिल चल रही है, साइकिल चलती रही, इमेजिन करो साइकिल स्पेस में चल रही है। भाई साहब आपकी साइकिल अभी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स काम नहीं करेगा, वो कोई उसको रोकने के लिए आने वाला नहीं है। इसलिए एक फैक्ट है, इफ आई फायर ए बुलेट इन स्पेस, ओके, अगर मैं बुलेट फायर करता हूं स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में, जहां पे ग्रेविटी नहीं है, वैक्यूम है पूरा स्टेट, यानी कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई एयर या मॉलिक्यूल वाला कोई झंझट नहीं है, कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है, तो उस जगह पे इंटरस्टेलर स्पेस में अगर मैंने बुलेट फायर कर दी तो वो बुलेट उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ इनफिनिट टाइम तक चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। समझ पा रहे हो बात को? क्योंकि उसको भी रोकने के लिए कौन चाहिए? फोर्स चाहिए। भाई साहब जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे तब तक चीजें मूव करती रहेगी। चलो इंटरेस्टिंग एग्जांपल दो थोड़ा और। आपका ये पंखा सर पे लगा है, आपके पंखे का बटन बंद कर दिया मैंने अभी, मान लो
तो क्या पंखा, इलेक्ट्रिसिटी तो बंद हो गई, इलेक्ट्रिसिटी जैसे बटन होगा वैसे बंद हो जाती है ना, या चलती रहती है ऐसे धीरे धीरे पंखे को हाँ देती रहती, बाद में स्लो होती है क्या इलेक्ट्रिसिटी? नहीं ना, इलेक्ट्रिसिटी एक बार बटन बंद करो बंद हो जाती है, कट ऑफ हो जाती है पूरी। तो फिर भी पंखा लेकिन बटन बंद करने के बाद बहुत देर तक घूमता रहता है, देखा आप लोगों ने? क्यों घूमता है भाई साहब? भैया न्यूटन का पहला लॉ काम कर रहा है, न्यूटन ने बोला इसलिए नहीं, न्यूटन ने सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व किया और वैसे लिखा, उसने बोला उसके बाद से घूमने नहीं लगाओ, वो घूमता पहले भी था। चीजें पहले भी अपने अपने नेचर के हिसाब से ही काम करती थी। फिजिक्स का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ नेचर, हमारे आसपास की चीजों के नेचर को स्टडी करना, ओके, और उसके बारे में बताना कि वो कैसे काम करती है। इन चीजों को ही हमने फिजिक्स बोला, ओके, स्टडी ऑफ सराउंडिंग एंड स्टडी ऑफ मैटर, ओके, हमारे आसपास की चीजों को पढ़ना ही फिजिक्स होता है। तो न्यूटन ने पढ़ा और लिख के बताया लोगों को, देखो ऐसा ऐसा है, लॉ दिए 3। पहला लॉ ही क्या बोल रहा है कि देखो भाई साहब, ये पंखा घूम रहा है, बटन बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, फिर भी कुछ देर तक घूमेगा। कुछ देर तक इसलिए घूमता है क्योंकि वो सिर्फ कुछ देर तक नहीं घूमना चाहता, वो एक बार मोशन में ना, वो उसी मोशन में ही रहना चाहता है। बस होता क्या है, वो पंखे के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसको धीरे 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 स्लो करते हैं, इसलिए हमको लगता है वो धीरे धीरे स्लो होके बंद हो गया, ओके। वो एक्चुअल में उसी मोशन में रहना चाहता है। मतलब इमेजिन करो यहाँ की मैं हवा पूरी हटा दूं, उसके बीच में जो फ्रिक्शन है बेरिंग्स और शाफ्ट के बीच में, वो भी अगर मैं हटा दूं तो पंखा एक बार चालू करो बंद करो इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा, इनफाइनाइट टाइम तक घूमता रहेगा, पंखा कभी बंद ही नहीं होगा। उसको बंद करने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स ही चाहिए, उसको चालू करने के लिए भी एक्सटर्नल फोर्स ही। जब वो बंद होता है, रुका हुआ होता है, तब आप पहली बार बटन दबाते हो, धीरे धीरे घूमना स्पीड लेता है, स्टार्ट करता है। जब क्या होता है, उसके मोटर में बेटा मैग्नेट्स लगे हुए, एक कॉइल लगी हुई है जिसके अंदर एक मोटर जैसी एक कंस्ट्रक्शन बनी है। तो ऑफ कोर्स वो मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से चलती है। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन काम करता है वहां पे, जो है मोटर की अपनी कंस्ट्रक्शन ही बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चलती है। किस पे चलती है? मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर चल रहा है वो लगातार, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है कुछ इस तरीके से कि उसके अंदर वो सर्कुलर मोशन जो है, रोटेशनल मोशन जो है वो कॉज करा रहा है। उसकी कंस्ट्रक्शन आप अगले क्लास में पढ़ोगे, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको बाद में, तो समझ रहे हो। तो इस तरीके से पंखा लगातार घूमने के पीछे भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, उसको रोकना है तो उसके पीछे भी फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। मोशन चाहे कैसी हो, उसको चेंज करना हो, मोशन में कोई भी बदलाव लाना हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। रादर हमें चाहिए अनबैलेंस्ड फोर्स। कैसा चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या चीज सबको समझ में आती है? अरे यस और नो? तो न्यूटन भाई साहब का पहला लॉ भी समझ में आ गया? चलो लिखवा के भी देता हूं मैं, ठीक है। हाँ, वो सब भी फोर्सेस भी आप देख लोगे तो भी आपको दो में से एक कंडीशन नजर आएगी, या तो पुश, या तो फोर्स धक्का दे रहा होगा, या तो फोर्स खींच रहा होगा। इसके अलावा तीसरा कोई फोर्स होता? ये सबसे मेन दो इसके बोल सकते हो क्लासिफिकेशन होते हैं। ओके, क्लियर है? चल अब बात करते हैं अपन बेटा, फ्रिक्शन की बात भी अपन ने कर ली। कहां तक आ गए अपन? लेट अस इन्वेस्टिगेट में क्या, लेट अस मेजर, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम पता है आपको क्या होता है? वेट चेक करने के लिए एक वेइंग मशीन बोल सकते हो, एक तरीके की छोटा डिवाइस जो स्प्रिंग की मदद से बना होता है। तो स्प्रिंग का जो टेंशन है उसके हिसाब से उसको कैलिब्रेट किया जाता है। मतलब बराबर आप 1 किलो लटकाओगे तो वो नंबर 1 किलो तक ही, जहां तक स्प्रिंग नीचे झुकेगी, स्प्रिंग के ऊपर वजन डालते स्प्रिंग स्ट्रेच होगी ना, तो जहां तक स्प्रिंग स्ट्रेच होती है वहां पे मार्क लगाते और उसको एक ऐसे कैलिब्रेट किया जाता है। तो बराबर आप जितना वजन लगाओगे वहां पे वो स्प्रिंग जाती है, तो उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो कितना जो फोर्स है या वेट है उसके ऊपर काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ द स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स। ओके, बैलेंस यानी कि वजन काटा। आ रहा है समझ? यस, पहला लॉ हो गया, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल है, a person is exerting a force on a moving box in the forward direction which is equal to the force of the friction acting between the bottom surface of the box of the floor. Will the box continue moving or will come at rest after some time? क्या होगा? सुनना ध्यान से, फिर एक बार क्या बोल रहा हूं। Person is, okay, what he is doing, applying force, बट किस पे फोर्स लगा रहा है ये ध्यान से सुनना। वापस एक बार रीड करूं, जो पढ़ रहा हूं मैं उसको समझना, और जो अभी तक मैंने आपको नॉलेज दिया सारा उसके बेसिस पे आंसर करना, ठीक है? सुनो,
देखते हैं किसी को समझा अच्छे से, मैंने पढ़ा हुआ। अ पर्सन इज एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अ मूविंग बॉक्स, ऑन अ मूविंग बॉक्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन which is equal to, ये ध्यान सुनना, which is equal to, जो फोर्स लगा रहा है वो किसके बराबर है, which is equal to the force of friction acting between the bottom surface of the box and the floor। वो फोर्स किसके बराबर है, मतलब फ्रिक्शन के बराबर है। वो फोर्स किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर है, ठीक है। will the box continue moving or will come to the rest after some time। फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, ऑलरेडी बॉक्स मूविंग है, तो ऑलरेडी मूविंग है तो वो मूव ही करता रहेगा। आ रहा है समझ आपको, वो सेम कॉन्सेप्ट के साथ मूव करता रहेगा। मान लो बॉक्स मूविंग नहीं होता और तब वो जो फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर वो फ्रिक्शन के बराबर होता, लेकिन बॉक्स अभी मूविंग नहीं है, रेस पे। जितना फ्रिक्शनल फोर्स थे उसके फ्लोर और बॉक्स के लोअर सरफेस के बीच में, उतने ही फोर्स अगर वो उसके ऊपर लगा रहा होता तो क्या बॉक्स मूव करता, नहीं करता, क्योंकि ये कौन सी कंडीशन बन जाती, बैलेंस कंडीशन बन जाती। भाई साहब जितना फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो वो अगर सेम हो जाए तो कौन सी कंडीशन बनती है, Fnet इज इक्वल टू 0, और ऐसे टाइम पे मोशन होती नहीं है। तो समझो बात को, फ्रिक्शन फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन वाला ऑलरेडी फोर्स होता है, फ्रिक्शन खुद एक फोर्स है जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो मैं बॉक्स को ऐसे मूव करना चाह रहा हूं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, अरे यस और नो। तो हमको अगर बोला कि बॉक्स अगर रेस्ट पे है, बॉक्स ऐसा है रेस्ट पे, और जो फ्रिक्शन की वैल्यू है फोर्स की उतनी ही फोर्स अगर मैं लगाऊंगा तो क्या बॉक्स मूव करेगा, नहीं। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन, 0 न्यूटन हो जाएगा। 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन माइनस, डायरेक्शन की वजह से अपोजिट माइनस हो जाएगा, दोनों फोर्सेस 0 हो जाएंगे और मोशन होगी नहीं। लेकिन अगर उसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अगर मैं लगाऊं तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन कैसा बढ़ेगा ये भी समझो। मान ले बच्चा इस बॉक्स के ऊपर मैंने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कितना लगाया, और यहां से जो फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा है वो ऑलरेडी 6 न्यूटन का है, कितना, तो अभी बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगा, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि 6 न्यूटन इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन खा गया, फ्रिक्शन खा गया। तो एक्चुअल में इस बॉक्स के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, 4 न्यूटन लगेगा। आ रहा है समझ आपको, अरे यस और नो। और ये भी अगर 10 लगा देगा तो 0 हो जाएगा, बीच में फोर्स बचेगा ही नहीं और बॉक्स मूव ही नहीं करेगा, ना इधर ना उधर, दोनों ने खींच। आ रहा है समझ, क्या ये चीज समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। आपको सबको प्रॉपरली मोशन के बारे में और उसके साथ जुड़े इन फोर्सेस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स के बारे में और न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है, पक्की बात, वेरी गुड। अभी एक काम करो, आप लोग दूसरा लॉ भी लिख लो, तब तक लिख लिया बच्चों, वेरी गुड, दोनों लिख लिया। क्या बोला भैया न्यूटन सेकंड लॉ में, क्या बोल के चला गया, कौन बताएगा, क्या बोला, एप्पल अच्छा है। देखो एप्पल की स्टोरी कितनी सच है, इसे कोई भी आपको नहीं बता सकता कि ऐसा हुआ था, किसी को नहीं पता, वो बस एक स्टोरी बन चुकी है, सच में ऐसा हुआ भी नहीं था जहां तक मुझे पता है। ये सच में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि एप्पल गिरा और फिर उसने, वो तो काफी पहले, एरिस्टोटल का जमाना पता है आपको, न्यूटन से तो ग्रेविटी की शुरुआत हुई भी नहीं थी। एक्चुअल ग्रेविटी की खोज जो है एरिस्टोटल ने करना स्टार्ट की थी उससे बहुत साल पहले हो गए। तो ये जो है एक कहानियां बस बनी बनाई है ताकि किताबों में पढ़ने में इंटरेस्ट आए, तो ये किसी ने लिख दिया, किसी ने पढ़ लिया उसको और वही फैल गया दुनिया में, आज हम वही सुनते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा कुछ सच में नहीं है। और मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं कौन बोल रहा हूं, मुझे थोड़ा खुद पता है कि यार सच में ऐसा हुआ था। तो मैं बस ये बोलूंगा ये जो भी था अपने को नहीं पता, लेकिन ये सच है कि ग्रेविटी है, ये सच है कि जो न्यूटन के लॉ है वो उसी तरीके से काम करते हैं जैसे उन्होंने बताया नेचर में। और इसके जो वैलिडेटेड प्रूफ्स है, इसके जो वेरिफिकेशन है, ये अवेलेबल है, ठीक है। ये हम खुद सब जो है मैथमेटिकली देख सकते हैं थ्योरम्स की फॉर्म में। तो ग्रेविटी सच है, एप्पल की स्टोरी का हमको मालूम नहीं है, ठीक है। हाँ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, सेकेंड लॉ में न्यूटन बोल के चला गया न्यूटन बोल के चला गया
When the net force acts on an object, the object accelerates in the direction of the net force. इक्वेशन के हिसाब से बात की जाए तो F इज इक्वल टू ma बोलता है फोर्स जो है फोर्स वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन के बराबर है, जिसको इस स्टेटमेंट में आप समझ सकते हो। क्या बोला है कि एक्सेलरेट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। भैया जिस अमाउंट में फोर्स लगाते रहोगे लगातार टाइम के रिस्पेक्ट में, उतना वो स्पीड बढ़ाता रहेगा उसी डायरेक्शन में और बनेगा एक्सेलरेशन। क्या बनेगा? एक्सेलरेशन का मतलब तो हम सीख चुके हैं ना, क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कि अगर समय के चलते स्पीड चेंज होती है, यानी कि वेलोसिटी अगर चेंज होती है, फिर चाहे बढ़ना हो, घटना हो या ना हो, तो एक्सेलरेशन होता है तीनों फॉर्म में। हमने जिसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन की फॉर्म में पढ़ा था, याद है कि भूल गए? अरे यस और नो? तो भैया एक्सेलरेशन तो होगा। बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो उसी डायरेक्शन में होता रहता है। तो यहाँ पे एक चीज कांस्टेंट निकल के आती होती मास, और इसलिए आपका इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू ma, यानी कि फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? जब ये लॉ लिखते हो तो उसके नीचे वो इक्वेशन भी लिख लेना, F इज इक्वल टू ma। लिख लो आप लोग, लिखा है लॉ आपने, उसके नीचे इक्वेशन भी लिख ही लो। ठीक है, डन। थर्ड वाला पढ़े। थर्ड में क्या बोलता है? ये सबका फेवरेट है नहीं क्या? Whenever one object is exerting a force on a second object, the second object simultaneously exerts equal and opposite force on the first object। अब हर एक किताब में ये लॉ थोड़ा सा आगे पीछे करके अलग अलग तरीके से लिखा था, चाहे तीनों ही लॉ, लेकिन एग्जैक्ट लॉ का स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं तो ये ज्यादा फेमस वाला है, जो भी मैं बोलूंगा आपको, ये नहीं है ना, वो कुछ ऐसा है। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। याद है सबको ये? हाँ ठीक है। तो ये वाला थोड़ा फेमस सा है, मतलब ये ज्यादा यूज करते हैं। अभी तो ये तो आपके दिमाग को थोड़ा अच्छा लगे साउंड करे, थोड़ा चीजी बना के दिया, लेकिन जरूरत नहीं थी। ओके है ना? हाँ, सो फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट अलग लिख के ले, हाँ अलग लिख के लेना चाहते हो तो ले सकते। लेना है क्या आपको? जो मैं डिक्टेट कर रहा वो लिख लो। हाँ जो मैं, चलेगा चलेगा, मैंने बोला वही है ना। हाँ, फॉर एवरी एक्शन फोर्स there is equal and opposite reaction force। लिखो, फिर समझाता हूँ इसके बारे में। डन है क्या? कॉमा करके लास्ट में लिख देना एक्टिंग साइमल्टेनियसली, है ना, क्योंकि जिस टाइम पे एक्शन फोर्स काम करता है उस टाइम पे रिएक्शन फोर्स भी। आपने देखा जब मैं आपको एग्जांपल दिया था दीवार मूव करने का, तो क्या हो गया रहा था? मैं फोर्स लगा रहा था लेकिन रिएक्शन फोर्स भी मेरे पे लग रहा था, तो दीवार नहीं गई लेकिन मैं तो पीछे गया। अच्छा, सब लोग क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, जब बॉल आता है तो उसके ऊपर बैट स्ट्राइक करता है, तो बॉल जिस स्पीड से दौड़ के आता है उल्टा उसी स्पीड से वापस लौट के जाता भी है। ये भी एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स का ही एग्जांपल है। अरे यस और नो? अच्छा, एक्शन फोर्स के सेम टाइम पे रिएक्शन फोर्स भी उतना ही अमाउंट में काम करता। 10 न्यूटन लगाओगे 10 न्यूटन मिलेगा उल्टा। ओके, आ रहा है समझ? हाँ, तो इस तरीके से जो है एक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स काम करता है और इसका मैग्नीट्यूड एक्शन फोर्स के बराबर होता है। दैट्स व्हाई वी से इक्वल एंड अपोजिट, मतलब ये एक बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। आ रही ये बात समझ आपको? अरे यस और नो? बैडमिंटन का भी वही केस है, बैट बॉल जैसा ही बैडमिंटन में भी जो शटल कॉक है वो चला जाता है पीछे। हाँ सर, जब हम एक बॉक्स को धक्का देते हैं, हाँ, तो इतने फोर्स से हम धक्का देते हैं, हाँ, इक्वल फोर्स से वो दूर जाता है अपोजिट डायरेक्शन। क्या बात है, वेरी गुड बेटा, यस। अब बॉक्स तो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता, उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिएक्शन फोर्स की, ठीक है। रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ओके, गन भी होता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिकॉइल। गन जब फायर करते हो तो उल्टा गन पीछे आती है, पता है आपको, और उसका रिकॉइल जो है वो झेलने के लिए उसको टेक्निक पता होना चाहिए, कैसे होल्ड करना चाहिए। वो बड़ी जो शोल्डर पे लगाने की गन होती है, वो जब बेटा ठीक से अगर आप होल्ड नहीं करोगे, इतना रिकॉइल उसका जोर से लगता है, कंधा हट जाता है बाजू, पता है, तो डिसलोकेट हो सकता है। तो इससे वो सीखना पड़ता है, ट्रेनिंग होती है इस चीज की ना। जो आर्मी के लोग होते हैं उनकी ये सब अच्छी ट्रेनिंग होती है इन चीजों की, जो आर्मी फैमिली से उनको पता होगा, है ना। खैर, तो गन की रिकॉइलिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल
ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसमें हम समझ सकते हैं कि गोली बुलेट जब बहुत ताकत से फायर होती है तो पीछे अपने फोर्स एक्सर्ट करती है गन पे, तो गन पीछे की तरफ मूव करती है, जिसको रिकॉइलिंग ऑफ गन बोला जाता है। जेई में इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन के ऊपर, तो मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट, आपको टॉपिक मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो मेरे ख्याल से आज का टाइम हो गया, तो आज के लेक्चर में बच्चों यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।